हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा विद्युत का दूसरा भाग, जिसमें हमारा टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम्स का जो लॉ है, मैं यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये ध्यान देते हैं कि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तो यदि कोई चालक है तो चालक की भौतिक अवस्था में एक परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक अवस्था मतलब उसका आयतन, ताप हो गया, उसका लंबाई हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, ये भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तब उस चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे, उस चालक में हम लोग जब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, धारा जो होगा और उनके सिरों के बीच या सिरों पर जो विभवांतर लगेगा, विभवांतर यानी भी और विद्युत धारा यानी आई। ठीक है, तो ये जो भी होगा और ये आई जो होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। ये ओम का लॉ है। ठीक है, इसी को हम लोग ओम्स नियम बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग यदि मैथमेटिकल प्रूव करेंगे तो किस टाइप से प्रूव करेंगे, यहां पर भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी बोलेंगे इसको, ये आई हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनल टू आई। यदि मैं अनुक्रमानुपाती वाला सिंबल को हटा देता हूं तो हमारा ये स्टेप्स हो जाएगा भी इक्वल टू आर आई। यहां पर मैं एक चीज लिया हूं, कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताते जाऊंगा। तो आप लोग इस ओम के नियम को इस प्रकार से याद रख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। ये किसी का नाम वीर होता है, वीर, तो आप लोग वीर नाम से ही ओम का नियम है ना, ओम वीर। ठीक है, तो उस नाम से आप इस नियम को अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आ जाएगा, यदि हम लोग R का वैल्यू चाहेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V अपान आई। ये है प्रतिरोध, इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, V अपान आई। ठीक है, तो प्रतिरोध बराबर कितना होता है, V के बटे में I। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओम का नियम है। यदि हम लोग इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या होगा, विभवांतर और धारा, विभवांतर और धारा, इस टाइप से लिख सकते हैं। यहां पर यदि हम लोग इस प्रतिरोध के मात्रक यानी यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जैसे कि विभवांतर का यूनिट होता है हमारा वोल्ट, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और धारा का होता है एम्पियर। आपको पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं, धारा का होता है एम्पियर। तो वोल्ट और एम्पियर को हम लोग, ये वोल्ट जो है एम्पियर, ठीक है ना, तो एम्पियर के बटा में है, ठीक है, दोनों बटे में है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। और इसको ओमेगा इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये देखिए ओमेगा, ओम, इसको ओम बोलते हैं। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, यदि हम लोग एक ओम को परिभाषित करेंगे तो कैसे परिभाषित करेंगे, एक ओम इक्वल टू कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है, और 1 एम्पियर। तो यदि कोई परिपथ है या कोई चालक है, उस चालक में हम लोग एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, तब उसमें 1 वोल्ट विभवांतर यदि उत्पन्न होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। ठीक है, और प्रतिरोध यानी होता है रुकावट,
कोई भी धारा बह रहा है तो धारा को जो रोकने वाला चीज रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध नाम से ही स्पष्ट है। अवरोध, अवरोध मतलब होता है रुकावट। जैसे कि हम लोग सड़क पे बाइक वाइक चलाते हैं, कार वार चलाते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है, तो स्पीड ब्रेकर ही हमारा क्या प्रतिरोध का काम करता है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो हम लोग अपने जो भी वाहन हम लोग चला रहे हैं, जो भी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं उसको हम लोग सडनली क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या करता है, प्रतिरोध जो है, कोई सर्किट पर धारा बह रहा है तो उस सर्किट के धारा को कंट्रोल करने के लिए ये प्रतिरोध हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओम का नियम। अब इस ओम के नियम को हम लोग गणितीय रूप में कैसे इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे तो इसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ओम के नियम को क्या करना है, व्यंजक के रूप में प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चालक लेना पड़ेगा। तो मान के चलिए हमारे पास एक चालक है और इस चालक की जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। इस चालक की लंबाई कितनी है, एल है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उसकी मोटाई की बात कर रहा है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। और इसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या है, आई है। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा आई है। जब हम लोग कोई चालक पर धारा जैसे ही वो बहेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, हमारा ई है। ये विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, और इनके बीच जो विभव होगा वो क्या है हमारे पास, ये सबको आप लोग एक रफली लिख लीजिएगा। विभव क्या है, भी है। यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो लिख ही दे रहा हूं आप लोग के सुविधा के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो बात मैंने बताया था उस बात को मैंने क्लियर कट लिख दिया है। तो माना कि एल लंबाई का कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ए है, बहने वाली धारा आई है और उनके बीच जो विभवांतर है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी है। और इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है एन है। तब विद्युत क्षेत्र हमारा ई क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमारा ई होगा V बाई एल। ये होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये V बाई एल होगा। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना है गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण सभी लोग को पता है, क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ रफली वर्क है जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर v जो है वो vd है और vd किसको बोलते हैं, अनुगमन वेग को। ये जो v है वो vd है। ठीक है, और प्रारंभिक जो हम लोग भौतिक कोई भी चीज भौतिकी में बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग को शून्य मान लेते हैं। इसको अनुगमन वेग में मैं बता चुका था आप लोग को। ठीक है, पहले वाले भाग में। तो इसको 0, यहां पर ए जो है त्वरण है और टी यानी यहां पर श्रांति काल है, तो हम लोग श्रांति काल को टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। ठीक है, तो हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, ये वी डी इक्वल टू ए टाउ। अब ए क्या है, ए है हमारा त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला कहां से आता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से फार्मूला आता है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम 11वीं क्लास में पढ़े हम लोग। F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A बाई ए। ठीक है, यहाँ A का वैल्यू क्या होता है, F यानी क्या है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसी बल को बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है QE। ठीक है, यहाँ पर Q है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो यहां पर Q के जगह क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो Q इक्वल टू E लिखेंगे, स्मॉल e। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। ठीक है, इसको मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं आप लोग को।
इसके बारे में। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो इस f के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए a का वैल्यू आ जाएगा e और ये e बाई m। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग फिट कर देते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, e, ये कैपिटल E और ये बाई m। ठीक है, ये त्वरण है, जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उनका त्वरण है। तो ये Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, फिर कैपिटल E, यहाँ पर टाउ और बाई m हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अनुगमन वेग का फार्मूला आ गया। अगर अनुगमन वेग का फार्मूला हम लोग क्यों निकाले हैं, इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें बहने वाली धारा का वैल्यू पता करना है। तो बहने वाली धारा, अब अनुगमन वेग और बहने वाली धारा में संबंध होता है, इसको मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पर धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, I इक्वल टू NEAVD। ये देखिए, ये Vd का वैल्यू यहां पर है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहां से बहुत सिंपल है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE, A तो है ही, Vd का वैल्यू यहां से उठा के बस लिख दीजिए। तो Vd का वैल्यू कितना है यहाँ पर, E, फिर बड़ा वाला E और टाउ m, इसको मैं लिख दे रहा हूं, E, ये E और ये टाउ, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये m आ जाएगा। तो E डबल है, देखिए तो E जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर I इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, n E का स्क्वायर A E टाउ बाई m। अब यहां पर बात ये आ रहा है, यहां पर E का वैल्यू, इसको हम लोग फिट अभी तक नहीं किए हैं, तो चलिए इसको भी फिट कर देते हैं। ठीक है, तो E के वैल्यू को हम लोग फिट करेंगे यहाँ समीकरण 1 से। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से है, ये Vd का वैल्यू जो है समीकरण नंबर 2 से आया है। ठीक है, तो समीकरण 1 से इसको फिट कर देते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, n E का स्क्वायर A, और यहाँ V बाई L है, तो यहाँ पर V और ये टाउ और ये m और नीचे में L। ठीक है, बहुत सिंपल। इस V को, जो गोला घेरा के हूं, इस V को हम लोग I के नीचे में लिख देंगे, क्योंकि हमें ओम लॉ निकालना है। तो I के बटा में आ जाएगा V, तो n E का स्क्वायर ये A और ये टाउ और ये m और ये L। ठीक है, यहां अब इसको पलट देते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि R का जो वैल्यू होता है क्या होता है, V बाई आई होता है, V बाई आई होता है। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो ये V बाई आई हो जाएगा। तो ये V बाई आई इक्वल टू m, फिर n E स्क्वायर, ये A और ये टाउ और ये L। ये देखिए इसका वैल्यू कितना है, ये जो है, ये पूरा जो है एक नियतांक है, ये पूरा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक नियतांक है। और ये जो नियतांक होता है किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, R, और R को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो फार्मूला आया है, अगर हम लोग इसका वैल्यू फिट करेंगे तो वो R के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, V बटे में I बराबर R। देखिए ओम का नियम, तो यही जो है ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। तो R का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर R का वैल्यू कितना है, उस फार्मूले को याद रखेंगे, ml n E स्क्वायर A और ये टाउ, इस फार्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इसके टॉपिक की बात करेंगे, आगे चलेंगे, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हमारा आर का जो फार्मूला आया था ये आया था, ये आर जो है ये फार्मूले के तभी बराबर रहता है जब ताप जो है नियत रहता है, तब जब ताप क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो ये आर का फार्मूला प्रतिरोध का फार्मूला हो गया। प्रतिरोध का जो फार्मूला है एम और ई को छोड़कर, एम और ई को यदि हम लोग छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, लिख देते हैं एल। ठीक है, और दूसरा नंबर में बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास दूसरा नंबर में बचेगा ए, और तीसरा नंबर में बचेगा हमारे पास एन, और चौथा नंबर में बचेगा हमारे पास टाउ। ये सब का आपको वैल्यूबल किसको क्या बोलते हैं ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो ये जो है एल जो है चालक की लंबाई है, ये ए जो है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टाउ जो है हमारा शांति काल है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग यदि थोड़ा सा निर्भरता की ओर ले चलते हैं, प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यही हमारे ये चार मतलब टर्म्स हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध जो है पूरी तरह से निर्भर करता है। तो आइए बात करते हैं एल पर कैसे निर्भर करता है, मतलब लंबाई पर, है ना, जो चालक तार ले रहे हैं उसके लंबाई पर कैसे वो डिपेंडेबल रहेगा। तो फर्स्ट जो है निर्भरता, यहां पर देख लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा तार की लंबाई होगी, ठीक है, आप लोग को जब भी निर्भरता वाला कारक निकालना है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, जो अंश में है, जो अंश में है, अंश में कौन है, एल है। ठीक है, और हर में जो रहेगा, नीचे में जो रहेगा वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो ऊपर में रहेगा, अंश में रहेगा, वो होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो एल को यदि एल के मान को बढ़ाएंगे, जो अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो ये क्या हो जाएगा, आर का मान भी बढ़ेगा, सिंपल। ठीक है, अंश वाले को हम लोग बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो आर का वैल्यू भी बढ़ेगा, घटेगा। ठीक है, और यदि हर वाले वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाएंगे, तो आर का वैल्यू कम होगा, अगर घटाएंगे हर वाले वैल्यू को तो आर का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो आर जो है किसके अनुक्रमानुपाती होगा, एल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इसलिए हम लोग यदि कोई लंबा चालक ले रहे हैं, लंबा तार ले रहे हैं, तो जितना लंबाई का हम लोग तार लेंगे उतना ही उसमें प्रतिरोध पाया जाएगा, उतना ही उसमें क्या पाया जाएगा, प्रतिरोध। इसलिए हमेशा जब भी हम लोग बिजली की बात करते हैं, बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, तो ट्रांसफार्मर यूज होता है, क्योंकि जगह जगह वोल्टेज का कमी, प्रतिरोध ज्यादा हो जाने के कारण वहां की जो वोल्टता है वो कम हो जाती है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में बताऊंगा अच्छे से आप लोग को। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि तार की लंबाई या चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। दूसरा हमारा चीज है ए यानी क्या है, ए देखिए कहां पर है, नीचे पर है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये हमारा ये। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई की बात हो रहा है, उसकी थिकनेस की। ठीक है, उसकी मोटाई चौड़ाई की बात हो रही है। तो जितना मोटा तार रहेगा, ठीक है, तो पतले तार का जो पतले तार का प्रतिरोध, पतले तार मतलब यदि ए जो है, ए मतलब मोटाई, ठीक है, ए मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात हो रहा है, तो मोटाई यदि अधिक है, मोटाई अधिक है, तो आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, कम होगा, आर का मान कम होगा। क्यों, देखिए क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में है। और यदि मोटाई यदि कम रहेगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जब भी मतलब तार लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, माने घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो हमेशा मतलब कोई भी इलेक्ट्रिशियन ये बोलता है कि इतना मोटा तार लगेगा, है ना, इतना mm का तार लगेगा, इतना उसका मोटा रहना चाहिए करके। ठीक है ना, तो वहां पर उसके मोटाई और पतले की बातचीत नहीं होती है, उसके प्रतिरोध की बात होती है। उसको इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिक बनाता है या इलेक्ट्रिशियन को जो है वो पता रहता है कि
प्रतिरोध किसमें अधिक होगा, प्रतिरोध किसमें कम होगा। ठीक है, तो मोटे यदि तार की बात करेंगे तो R का मान उसमें कम होगा, और पतले तार की बात करेंगे तो R का मान क्या होगा, अधिक होगा। तीसरा हमारा क्या है, N है। तो N देखिए क्या है, नीचे है, तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि कम है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी मतलब ये ए के टाइप से है। ठीक है, अब ये चौथा जो है हमारा होगा टाउ। तो टाउ जो है व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो टाउ के बारे में मैंने बता दिया था कि टाउ जो है ताप पर डिपेंड करता है। ठीक है, शांति काल जो है ताप पर डिपेंड करता है। ये जो होता है ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ाएंगे किसी भी चीज का, चालक का यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो श्रांति काल का जो वैल्यू है कम होते जाता है, श्रांति काल का वैल्यू कम होते जाता है। ठीक है ना, तो श्रांति काल यदि, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे, श्रांति काल यदि कम होगा तो R का वैल्यू क्या होगा, श्रांति काल कम होगा तो R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू बढ़ेगा। और यदि टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो श्रांति काल है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम है तो श्रांति काल अधिक होगा, है ना। या ये बोल सकते हैं टेम्परेचर कम है तो ये अधिक होगा, टाउ अधिक होगा, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो मतलब उसी के अनुसार से, ये कम है तो ये अधिक होगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। ठीक है ना, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 जो टॉपिक थे जो प्रतिरोध पर निर्भर रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध जब पढ़ेंगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को ले लेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट को उठा के ले लेंगे। देखिएगा, इसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो हमारा निर्भर कारक जो दो ठो हम लोग लिए थे, पहला R जो है अनुक्रमानुपाती था, L था। ठीक है, R अनुक्रमानुपाती के R जो था वो L के अनुक्रमानुपाती था, R जो है वो A के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, और जो लास्ट हमारा था श्रांति काल, ये ताप बढ़ाने से हम लोग प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, याद रखिएगा, ताप घटाने से प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को यदि मिलाते हैं तो इस टाइप से लिखेंगे उसको, R अनुक्रमानुपाती L बाई A। देखिए, R अनुक्रमानुपाती L बाई A। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को और आगे अच्छे से बढ़ाते हैं तो R इक्वल टू यहां पर आ जाएगा रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, यहां पर L बाई A। ये जो है ये रो है, एक नियतांक है, और इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए रो को यदि हम लोग लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, RAL। तो रो इक्वल टू क्या होगा, RAL। ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L क्या है, हमारा लंबाई है। तो परिभाषा कैसे बनेगा इसका, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा कैसे बनेगा। तो जब भी मैं परिभाषा बनाता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर L को ले लूंगा 1 और A को ले लूंगा 1। ठीक है, तो अब हमारा परिभाषा, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, रो जो है R के बराबर हो जाएगा। तो रो जो है R के बराबर होगा। तो परिभाषा कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, परिभाषा मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो L इक्वल टू 1 यानी एकांक, लंबाई एकांक हो गया, और A इक्वल टू 1 यानी क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो गया, एकांक हो गया। तो यदि किसी चालक, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, यदि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल
के एकांक, या ये बोल सकते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के एकांक लंबाई, है ना, यदि किसी चालक, यदि को हम लोग हटा देते हैं, यहां पर सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के एकांक लंबाई में ये देखिए एकांक क्षेत्रफल और ये एकांक लंबाई में, और बचा कौन, प्रतिरोध। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के एकांक लंबाई में पाया गया प्रतिरोध या पाया गया प्रतिरोध, इसी पाया गया प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर फिर से परिभाषा की बात हो रहा है, ये किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की एकांक लंबाई में जितना प्रतिरोध रहेगा वही प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यदि मैं बात करूंगा इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका फार्मूला तो है, मात्रक बनाना बहुत आसान है। देखिए फार्मूला उठाइए और 67 इसमें रख दीजिए, यहाँ पर RA और बाई L। अब इसका मैं मात्रक बना रहा हूं, देखते रहिएगा ना ध्यान से, बहुत सिंपल है। तो ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है। R का वैल्यू, हमें R का मात्रक पता होता है, क्या होता है, प्रतिरोध। R यानी प्रतिरोध है जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और A यानी क्षेत्रफल है, माने मीटर का गुणा 2 बार रहेगा। ठीक है, L यानी लंबाई है, मीटर एक बार रहेगा, तो ये कटा मीटर, तो बचा क्या हमारे पास, ओम का जो मात्रक रहेगा, माने क्या रहेगा, प्रतिरोधकता का मात्रक। अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ओम गुणा मीटर, मतलब ओम गुणा मीटर, इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ओम मीटर। ये बहुत सिंपल, ये देखिए ये ओम मीटर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, और यहां पर आप लोग आर का फार्मूला भी इसके डिपेंडेबल किस पर डिपेंड करते हैं इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उसको निकाल के आप लोग को पहले बता चुका हूं प्रतिरोध वाले में। तो आप लोग रो जो है जिस पर डिपेंड करता है उसको आप लोग बना सकते हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और चीज की बात करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके निर्भर कारक यहां पर मैं लिख दिया हूं। ये R का वैल्यू हम लोग पहले से पुट करके निकाल चुके हैं। R का वैल्यू इतना होता है ml बाई ne² बाई a टाउ। ठीक है, तो इसको हम लोग फिट करेंगे तो रो का जो फार्मूला आएगा m बाई ne² टाउ आएगा। तो हमारे पास जो निर्भर कारक हैं वो कौन कौन से हैं, n है हमारा, टाउ है। m और e को हम लोग छोड़ देंगे, m और e हमेशा नियतांक रहेंगे इसमें। तो ये n क्या है, प्रकृति भी बोलते हैं। हर जो चालक है, हर चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, मैं पहले से बात क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो वो उसकी प्रकृति है। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी विशिष्ट प्रतिरोध का वैल्यू भी कम होगा। ठीक है, यदि हम लोग टाउ यानी श्रांति काल की बात करेंगे तो श्रांति काल जो है विक्रमानुपाती है किसके, ये हमारे रो की। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के। तो जब हम लोग श्रांति काल के वैल्यू कम करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब रो का वैल्यू बढ़ेगा, और इसका वैल्यू यदि श्रांति काल को हम लोग अधिक करेंगे तो इसका यानी रो का वैल्यू अधिक करेंगे तो कम होगा। ठीक है, और टाउ जो है, मतलब ये टाउ जो है श्रांति काल है, इसको मैं बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा। टाउ जो है 1/T यानी ताप पर डिपेंड करता है। 1/T यानी ताप पर डिपेंड, ताप को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा, ताप को घटाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, जैसे कि प्रतिरोध में होते गया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो हमारा सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/ρ। ये रो क्या है भैया, रो हमारा क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध उसकी व्युत्क्रम होता है विशिष्ट प्रतिरोध के। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता या कहते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। रही बात इसके मात्रक की, तो ये मात्रक क्या हो जाएगा, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या होता है ओम मीटर, ठीक है, क्या होता है ओम मीटर। तो इसका 1/ओम मीटर होगा। 1/ओम मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं म्यो बोलते हैं, म्यो। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा म्यो बाई मीटर, म्यो बाई मीटर। याद रखिएगा 1/ओम, ये 1/ओम को हम लोग क्या बोलते हैं म्यो बोलते हैं, क्या बोलते हैं म्यो, म्यो, ठीक है। ओम को ऐसे लिखा जाता है ये AOHM, और इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा MHO, ये होता है हमारा म्यो, ठीक है। तो ये हमारा विशिष्ट चालकता की बात हो गया। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, हमारा भाग दो जो है इतना ही, इसमें हम लोग इतना ही वीडियो इसका बनाएंगे। फिर इसके बाद भाग 3 में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते जाएंगे और चैप्टर वाइज हम लोग इसको स्टडीज करते जाएंगे। तो आप लोग से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जितने भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसको चैप्टर वाइज देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। थैंक यू।